हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय हो गए हैं एक्चुअली फॉर द डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक, बट नाउ वी आर फ्री टू डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने आपको बोला भी था, आपसे कुछ समय की मांग भी की थी कि आपको कुछ समय तक इंतज़ार करना है सो दैट उसके बाद मैं आपको ये आईआर के लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करूँगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ तक जो बायलैटरल रिलेशंस थे इंडिया के अलोंग विथ अदर नेशंस, उसको तो डिस्कस कर ही दिया था एंड काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वे में मैंने डिस्कस किया था। तो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज लेक्चर्स क्लियरली। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली यू शुड वॉच, एंड दीज ऑल आर मेंस एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज। हालांकि ये सब जो लेक्चर्स है आपको ओवरऑल व्यू पॉइंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग बनाने में काफ़ी मदद करेंगे। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको न्यूज़पेपर से सप्लीमेंट करना ही होगा, ठीक है? बिकॉज कुछ रिसेंट सालों में जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर लो या फिर जो ग्लोबल लेवल पर चीज़ें घट रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर ही हुई थी, या फिर अभी आपका चाइना और यूएस के बीच जो टसल चल रहा था, along with many other events, एंड इंडिया का जो आपका ग्लोबल ऑर्डर में रोल देखने को मिल रहा है, बढ़ते हुए रोल देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलती होगी, ठीक है? तो दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे क्या होगा, आपका फ्लो बनेगा। और ध्यान रखना है आपको कि वेन एवर यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, कंप्रीहेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो काफ़ी बढ़ेगी, एज वेल एज आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पेपर में होते हैं, तो उस कीवर्ड्स को भी आपको पकड़ना है ताकि आप उसको आंसर राइटिंग में यूटिलाइज कर सको, ठीक है? इट विल वेरी बेनिफिट। सो लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन। तो जब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, तो इसके कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। और मेंस में इसके रोल को आप देख ही रहे हो, और पीवाईक्यू के एनालिसिस के आधार पर इसके बहुत बड़े डायमेंशन है, ठीक है? दैट्स वाई क्वेश्चन की संख्या भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट है, मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी घटनाएं घट रही है, ठीक है, चाहे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड हो, चाहे बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपका इंडिया की कुछ पॉलिसी हो या फिर हमारे नेबरहुड के कुछ पॉलिसीज हो, तो उन सब का प्रभाव इंडिया पर देखने को मिल सकता है। इसका बेहतर उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे जो आपका यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगाई थी, है ना? तो हालांकि जब ये सैंक्शन नहीं लगा था तो भारत काफ़ी भारी मात्रा में ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता था, एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे। बट आफ्टर सैंक्शन पुट बाय द यूएस ऑन ईरान, भारत को ईरान से ऑयल इंपोर्ट बंद करना पड़ा, ठीक है? तो एक ये एग्जांपल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूएस ने कोई पॉलिसी अपनाई, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया पर देखने को मिला, या फिर इंडिया के इंटरेस्ट पर देखने को मिला। उसी प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना? ये सब घटनाएं हो रही हैं इंडिया के
नॉन रेस्पेक्ट में, बट फिर भी इंडिया को प्रभावित कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपका चाइना की कुछ एक्टिविटीज़ ले लो। चाइना कोई नए पॉलिसी बनाता है या फिर दूसरे देश के साथ अपने रिलेशंस स्ट्रेंथन करता है, मिलिट्री रिलेशन स्ट्रेंथन करता है, तो फिर उसका प्रभाव इंडिया के इंटरेस्ट पर भी देखने को मिलेगा। जैसे BRI का प्रोजेक्ट ले सकते हो, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यही सब आपकी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है कि अगर यूनाइटेड नेशन ने कुछ रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया तो फिर उसका क्या इम्पेक्ट इंडिया में हो सकता है, या फिर G7 का कुछ हो, G20 का हो, G20 का भी आप ले सकते हो। तो ये सब है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो जो क्वेश्चंस की संख्या आप देख ही सकते हो, हालांकि मैंने इसका एनालिसिस एक सेपरेट वीडियो में किया था, आप उस लेक्चर को देख सकते हो। वो आपका कंप्लीटली PYQ का एनालिसिस था, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वी हैव ऑल डिस्कस्ड दीज। एंड 2017 में भी आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस। इंडियन डायस्पोरा भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे US की कोई पॉलिसी आती है, वीज़ा पॉलिसी, है ना। अब अगर US अपनी वीज़ा पॉलिसी को टाइट कर देता है तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा कि हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पर नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब जो कंटेक्स्ट था काफ़ी ज़्यादा चल रहा था ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, आपने सुना भी होगा। तो इन सब को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अलॉन्ग विथ जैसे एक आपका I2U2 का कंटेक्स्ट निकल कर आता है, तो इन सबको भी माइंड में रखना है। वी विल यूज ऑल दीज। जैसे एक और भी आप देख सकते हो, US ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी। अब ये जो US ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील है ना। ये जब आपका डील तोड़ दिया गया यूनिलेटरली बाय द US, तो अल्टीमेटली सैंक्शंस फिर से रिज्यूम हो गए थे ईरान के ऊपर। एंड उसके बाद भारत वायल या फिर अदर इकोनॉमिक रिलेशंस ईरान के साथ पहले की तरह नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहा था। तो ये सब बात है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, हाउ शुड इंडिया रेस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। तो हालांकि क्वेश्चन 2018 का है, लेकिन कंटेक्स्ट आप समझ रहे होगे कि किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी अगर बड़ी इवेंट वर्ल्ड लेवल पर हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, और अगर वो इंडिया को प्रभावित करती है, तो उस कंटेक्स्ट में UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मीन्स। ठीक है, ये बातें हैं। और 2020 में भी आप देख सकते हो, 2021 2022 का जो पेपर डिस्कशन है वो एक्चुअली मैंने उसमें किया था, जो सेपरेट से वीडियो में मैंने बना के पूरा 2022 तक डिस्कशन किया था मैंने। ठीक है, तो उसे आप देख लेना। यहाँ पर आप देखो, critically examine the role of WHO in providing global health security during COVID-19 pandemic। तो वाई क्रिटिकली एग्जामिन, बिकॉज WHO का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं देखने को मिला था। क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हुआ था WHO का, बिकॉज ये जो पैंडमिक है वो कंट्रोल नहीं की जा सकी थी WHO के द्वारा, है ना, वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म। और इसके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ गया था। ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में WHO पर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये है। उसके बाद देखो, इंडो रशियन डिफेंस डील, इंडो US डिफेंस डील। तो इंडो US डिफेंस डील का क्या सिग्निफिकेंस है इंडो रशियन डिफेंस डील के कंटेक्स्ट में, तो ये आपको बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ अब हम कंटेक्स्ट को समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिक को समझना। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस होगा, ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से
आंसर कर सकोगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, तो क्या बातें हो गई कि इंटरनेशनल लेवल पर लेट्स से कि कोई भी फ्रेमवर्क बनता है या फिर कोई भी इवेंट घटती है, ठीक है, तो फिर उसका इफेक्ट इंडिया पर क्या होता है, उसके कंटेक्स्ट में भी ये चीज़ें जाननी है। तो अभी जो हाल फिलहाल में पॉलिसी इनिशिएटिव हमें देखने को मिली, जैसे कोविड-19 आई, तो एक तो ये है कि फिजिकल समिट जो होते थे पहले देशों के बीच, वो समिट तो होने बंद हो गए थे, है ना। तो उसकी जगह किसने ली? उसकी जगह ली वर्चुअल समिट ने। वर्चुअल समिट या फिर डिजिटल समिट कहो, कि जहाँ पर पर्सन्स एकत्रित नहीं होते हैं फिजिकली, बल्कि वर्चुअली वाया द कम्युनिकेशन नेटवर्क वो एकत्रित होते हैं, और फिर वो अपने जो भी प्रोटोकॉल्स है या फिर डिसीजंस है वो लेते हैं। जैसे G20 का वर्चुअल मीटिंग, G7 का वर्चुअल मीटिंग, ऐसे बहुत सारे मीटिंग कोरोना काल में हुए थे। ये बातें हो गई। तो ई डिप्लोमेसी का मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीलेटरल समिट्स या फिर बायलेटरल समिट्स जो पहले फिजिकली होते थे, वो वर्चुअल साइबर स्पेस मोड में आ जाए, तो उसको हम ई डिप्लोमेसी कहेंगे। तो ई डिप्लोमेसी का क्या बेनिफिट होगा? एक तो फिजिकली सेफ, हालांकि इसको कोरोना के कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, बिकॉज उस समय कोविड-19 के दौरान ये जो कोरोना है वो फिजिकल कॉन्टेक्ट से इन्फेक्शन बढ़ता था, दैट्स वाई ई डिप्लोमेसी क्या कार्य करेगा, इट विल बी फिजिकली सेफ, है ना, अलोंग विथ टाइम सेविंग। उसके बाद फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी यानी कि क्विक डिसीजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका रिसेंट वर्चुअल समिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, तो जो टाइज थे बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, विच वाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दैट वाज अपग्रेडेड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, अलोंग विथ मोर ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज सब कुछ डिजिटली हो रहा है, रिकॉर्डिंग मोड में हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मोर ट्रांसपेरेंसी होगी, सीक्रेट नेगोशिएशंस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिजिकल मीटिंग हो रही है, अब पता चला दो लीडर अपने अपने मुद्दे पर सीक्रेट मीटिंग करने लगे, कोई दूसरा एग्रीमेंट करने लगे, बायलैटरल एग्रीमेंट करने लगे विदाउट द नोटिस ऑफ द अदर मेंबर्स, तो ये कहीं ना कहीं वर्चुअल समिट में नहीं होगी। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। तो बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन में क्या हो गया कि अब ये सब जो समिट होते हैं जो आपके वर्चुअल होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर टॉपिक हुई, टेररिज्म के मुद्दे पर टॉपिक हुई, तो अल्टीमेटली जब पीपल एट द ग्लोबल लेवल वॉच करते हैं इन सब इवेंट्स को, तो वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं रिगार्डिंग ऑल दीज एंड रिगार्डिंग द कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो भविष्य में क्या स्टेप्स लेने वाली है, कैसे कोई भी इश्यूज़ को वो सब मिल के सॉल्व करने वाली है। तो ये सब पब्लिक ओपिनियन हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जो यूज है डिजिटल मीडिया का इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी प्रोवाइड्स स्पेस फॉर मोर इंटेंस इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ठीक है, एंड अलॉन्ग विथ क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी यूनिक भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्विटर है, हालांकि ट्विटर को तो अब एक्वायर कर लिया गया है एलोन मस्क के द्वारा, तो जब भी कोई डिस्ट्रेस लेट्स से की होती है, तो आप देखोगे कि कभी कभी ट्विटर पर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है उस ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ लेता है, समझ जाता है, और उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड का मीडिया का सबका अट्रैक्शन उसकी तरफ जाता है, और वो जो मुद्दे हैं उस पर फिर ध्यान जाता है, उसके बाद उस पर एक्शन लिए जा सकते हैं,
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद कंसर्न्स रिगार्डिंग ई डिप्लोमेसी, क्या कुछ कंसर्न्स है? तो जब भी हम ई की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल की बात करेंगे, तो एक कंसर्न तो साइबर सिक्योरिटी की रहेगी, ठीक है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, और जब डिप्लोमेटिक बिजनेसेस होती है या फिर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स होती है तो सेंसिटिव डाटा का भी एक्सचेंज हो सकता है, तो उसकी हैकिंग हो सकती है। तो ये सब बातें हैं। अलॉन्ग विथ प्रोडक्टिविटी, प्रोपोगंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब यही हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल अब डिजिटल मीटिंग हुई, अब पता चला कि वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको एडिट करके निगेटिव परसेप्शन बनाने के लिए वायरल कर दिया गया, जैसे आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, है ना, वीडियो एडिटिंग करके निगेटिव परसेप्शंस बनाने के लिए उसको वायरल कर दो, जबकि वो सच नहीं होती है ना। तो डीप फेक का नाम आपने सुना होगा, तो ये सब इस कंटेक्स्ट में यूज हो सकती है। उसके बाद है आपका जिंगोइज्म। जिंगोइज्म में क्या है? ये अच्छा कीवर्ड है, आप इसको याद भी रख सकते हो। मतलब वर्ड, शब्दों से वॉर करना, है ना, डिजिटल मीडिया पर शब्दों से वॉर करना। जैसे आपने सुना भी होगा जब ट्रंप का रूल था, तो ट्विटर वॉर चल पड़ा था बिटवीन ट्रंप एंड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जॉन यूंग, जो आपके वहाँ हमेशा मिसाइल के धमकी देते रहते हैं। तो ये जिंगोइज्म याद रखने नाम, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है? ट्वीप्लोमेसी। ट्वीप्लोमेसी यानी कि ट्विटर डिप्लोमेसी, ठीक है, या फिर हैशटैग डिप्लोमेसी। तो इस डिप्लोमेसी के तहत क्या होगा कि जो आपके लीडर्स हैं, है ना, डिप्लोमेट्स हैं, वो सब अपनी बात रखते हैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों तक पहुंचती है, पब्लिक तक पहुंचती है ग्रेटर लेवल पर। उसके बाद हमें साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि डाटा ब्रीच ना हो सके। तो कंक्लूजन की बात करें, वही है कि जो डिजिटल डिप्लोमेसी है या ई डिप्लोमेसी है, इसमें आपका हाइब्रिडिटी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हाइब्रिडिटी मतलब वही हो गया कि डिजिटल प्लस फिजिकल दोनों, ज़रूरत पड़े तो डिजिटल नहीं तो फिजिकल। एंड इंडिया इसे अडॉप्ट भी कर रहा है। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द ई डिप्लोमेसी। नाउ वी विल मूव टू राइज ऑफ मिनी लेटरलिज्म। तो ये जो आपका मिनी लेटरलिज्म का कंटेक्स्ट है, ये भी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है। बिकॉज एक तो ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है उसके रोल श्रिंक होते हुए दिख रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। अब मिनीलेटरलिज्म को समझने से पहले मल्टीलेटरलिज्म समझना चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर बहुत सारे देश एक साथ आते हैं विथ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, और कॉमन फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हाँ भाई हमें इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रेंथन करने हैं, या फिर क्लाइमेट से कम्बैट करने हैं, या फिर कोई भी ग्लोबल इकोनॉमिक थ्रेट है या फिर ग्लोबल थ्रेट है तो उसको हैंडल करना है। तो ये सब आपका मल्टीलेटरलिज्म के अंतर्गत किया जा सकता है। मतलब कोई भी ग्लोबल मुद्दा है जिसे हमें हैंडल करना है तो फिर मल्टीलेटरलिज्म के माध्यम से हो सकेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज का ही मुद्दा ले लो, टेररिज्म का मुद्दा ले लो, जब तक यहाँ पर ग्लोबल कॉपरेशन नहीं आएगा तब तक मान के चलो कि ये सब मुद्दे सॉर्ट आउट नहीं हो सकेंगे, है ना। अब प्रोटेक्शनिज्म का मुद्दा ले लो, तब प्रोटेक्शनिज्म तब डोमिनेट करेगी जब मल्टीलेटरलिज्म फेल होने लगेगा। और प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है कि जो देश है अब अपना अपना देखते हैं कि भाई साहब नहीं, अब हमें मल्टीपल देश को साथ में लेकर नहीं चलना है, अब हम अपने अपने क्लोज देशों के साथ चलेंगे। तो दे फॉर्म्स आइदर बायलैटरल ग्रुपिंग्स और मिनी लेटरल्स, ठीक है।
मल्टीलेटरलिज्म के एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हो, जो भी आपके बड़े बड़े संस्था बनाए हैं ग्लोबल लेवल पर, जैसे यूनाइटेड नेशन ले लो, WTO ले लो, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल सेक्टर की बात करें तो आपका ये UNEP ले सकते हो, है ना। तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि मल्टीलेटरलिज्म में कंसेंसस नहीं बन पाती और डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा डिले होती है ना। तो जो बहुत सारे देश है वो क्या करते हैं अब के समय में कि छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बना लेते हैं जहाँ पर उनके इंटरेस्ट प्रमोट हो रहे हो, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बनते हैं देशों के, उसी को आप कह सकते हो मिनी लेटरलिज्म, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब मिनी लेटरलिज्म बनता है तो जो भी देश उसके पार्ट होंगे तो उनके शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज होंगे, एंड जो भी कॉमन कंसर्न्स की इश्यूज हैं इस मिनी लेटरलिज्म के माध्यम से वो सॉल्व या शॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो आखिरकार मिनी लेटरलिज्म की ग्रोथ क्यों हुई? तो कहा जाता है कि मल्टीलेटरलिज्म का फेल्यूर ही मिनी लेटरलिज्म की राइज का कारण है। बिकॉज मल्टीलेटरलिज्म में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब WTO देख लो, डिस्प्यूट अटकी की अटकी रह जाती है ना। या फिर UN जनरल असेंबली में देख लो, वहाँ पर भी जियो पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक पॉइंट तो ये है, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि अब जो है रिट्रीट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। डेवलप कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन को खूब प्रमोट किया था जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ था, लेकिन अब उनको खुद लग रहा है कि भाई साहब ग्लोबलाइजेशन से हम ही को नुकसान हो जाएगा, तो अब क्या हो रहा है, रिट्रीटिंग की तरफ जा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा रहे हैं, है ना। तो बात है। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ US हेजोमनी, यानी कि जो US का जो हेजोमनी है, डोमिनेंस है ग्लोबल पावर के रूप में, वो अब डिक्लाइन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इसकी हेजोमनी डिक्लाइन होगी तो बहुत सारे जो देश हैं वो अब इनके प्रभाव से बाहर निकलेंगे और वो अपने अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देंगे, और उनको जिस देश के साथ ग्रुपिंग करनी है, जहाँ उनको फ़ायदा लगेगा वहाँ वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वहाँ वो इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस बनाएंगे। along with rise of unilateralism by चाइना, ये भी है। चाइना की जो एग्रेसिव वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ना, उन सब के कारण भी कहीं ना कहीं ये आपका मिलिटरिज्म देखने को मिलता है। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मतलब जहाँ भी जाते हैं इनके डिप्लोमेट्स, वहाँ पर अपने ही इंटरेस्ट की बात करते हैं काफ़ी एग्रेसिव वे में, है ना। मतलब इनके जो भी एक्शंस है, चाइना जो भी एक्शंस लेता है उसको सही ठहराने का प्रयास करते हैं एग्रेसिव वॉइस में। ये होता है वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, नहीं भाई मैं ही सही हूँ, है ना। उसके बाद फेल्यूर ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, ये तो मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया है, जैसे WTO, UN, ठीक है। अब जहाँ ये सब अगर कोई कंसर्न्स को सुधार ही नहीं पाएंगे, ठीक ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो ट्रस्ट है वेरियस कंट्रीज का, वो ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, और अल्टीमेटली अब बोलेंगे भाई साहब अपने अपने रास्ते पर चलो। तो ये है। तब अगर हमें मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करना है, तो इसमें क्या हम करेंगे कि वैसा जो मल्टीलेटरलिज्म की वीकनेस है उसको दूर करो, है ना। ये जो आपके इंस्टीट्यूशन है इनको स्ट्रेंथन करो, ये सब कुछ है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ मिनी लेटरलिज्म की, तो एक तो ये है कि जो मल्टीलेटरलिज्म की इनएफिशिएंसीज है उसको एड्रेस किया जा सकेगा, along with it can be utilized for containing unilateralism proposed by the China। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड है, तो क्वाड आप मिनी लेटरल का एग्जांपल ले सकते हो, I2U2 आप मिनी लेटरल का एग्जांपल ले सकते हो, है ना।
ऑकस भी मिलीलेटरल का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये सब जो ग्रुपिंग है, इसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ आते हैं और अपने शेयर्ड इंटरेस्ट या फिर कॉमन इश्यूज को टैकल करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देख लो फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद एफिशिएंसी, है ना। कहा जाता है कि जितनी कम सदस्यता रहेगी तो डिसीजन उतनी ज़्यादा टाइमली और मोर रोबस्ट तरीके से ली जा सकेगी। बट कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स यही है कि वॉलेंट्री या फिर नॉन बाइंडिंग टारगेट कमिटमेंट्स हो सकते हैं जो ये पूरा ना कर सके। ठीक है, यानी कि जो ये ग्रुपिंग्स बनाते हैं, अब जाहिर सी बात है सारे ग्रुपिंग्स तो लीगली बाइंडिंग नहीं होते ना, वॉलेंट्री होते हैं। तो फिर टारगेट पूरा हो या ना हो, कंप्लायंस हो या ना हो, ये सब का मुद्दा निकल कर आता है। अलॉन्ग विथ इट अंडरमाइंस लेजिटिमेसी ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। कहीं ना कहीं ये क्या साबित करता है कि जो भी आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सही नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या फिर इनके पास पावर नहीं है। तो इसकी लेजिटिमिटी को अंडरमाइन करता है। तो इससे क्या होगा, और भी देश प्रभावित होंगे और अपने अपने मिनीलेटरिज्म बनाएंगे। उसके बाद इट कैन इसिलेट ग्रेट पावर कंपटीशन। ग्रेट पावर कंपटीशन मतलब यही हो गया कि एक तरफ आपका, एग्जांपल के तौर पर बोले तो चाइना और चाइना लेड ग्रुपिंग्स, या फिर वेस्टर्न लेड ग्रुपिंग्स, या फिर यूएस लेड ग्रुपिंग, रशिया लेड ग्रुपिंग्स, ये बातें हो गई। उसके बाद लैक्स रिसोर्सेस एंड लेजिटिमेसी। हाँ, बहुत सारी जो मिलिटरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। ठीक है, हालांकि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल और वैल्यू होती है, रिकॉग्निशन होती है बिकॉज ऑफ द ब्रॉड मेंबरशिप। तो जितना ज़्यादा मेंबरशिप उतना ग्रेटर एक्सेप्टेंस रहेगा वर्ल्ड लेवल पर, आपको ही पता है ना। तो दे ऑल्सो लेक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव द एम्स आउटलाइंड। ये बातें हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें तो वही है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करो एंड ब्रॉडर कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है एमंग वेरियस कंट्री, ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्री ट्रेड, रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो सके। तो रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब क्या, कि भाई साहब जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रूल पर चले, है ना। आप समझो ग्लोबल ऑर्डर या फिर ग्लोबल जो भी आपके ट्रेड होते हैं या फिर आपका कोलेबरेशन होता है रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल कोलेबरेशन या फिर क्लाइमेट रिलेटेड कोलेबरेशन, अब रूल बेस्ड ना हो तो फिर कोई कुछ मानने को तैयार नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से हौच पौच की सिनेरियो बन जाएगी, है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हो गई। कंक्लूज़न में तो आप वही है। अब एक कंटेक्स्ट है इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी बस आपको एग्जांपल के तौर पर याद रखना है, ये टॉपिक पुराना हो गया है, दैट विल नॉट बी रेलिवेंट फॉर नाउ। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है, ये सॉफ्ट पावर भारत के दर्शाता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है भाई साहब, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, वॉर नहीं लड़ेंगे, हम शांति से कल्चरल रिलीजियस जो लिंकेजेज है, कॉमननेस है, उसके आधार पर हम रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, लव, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बेसिस पर। तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम बस आपको ये कंटेस्ट में याद रखना है। ठीक है, और हाँ एक और कीवर्ड, वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा देश सर्वोपरि, हमारा देश के पीपल सबसे पहले आते हैं। उसी प्रकार से वैक्सीन नेशनलिज्म कोविड पीरियड में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी, जिसमें क्या है कि जो भी आपका डेवलप कंट्रीज है वो क्या कर रहे थे, जो भी पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स थे उनको पहले से ही एडवांस में पैसे दे के पूरे वैक्सीन को वो बुक कर लेते थे कि भाई साहब अगर प्रोडक्शन शुरू हो तो सबसे पहले मेरे को ही आप देना, है ना, ताकि हम अपने लोगों को पहले बचा सके।
ठीक है। तो ये था वैक्सीन नेशनलिज्म। तो इससे क्या होगा कि भाई साहब, चलो आपने तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट कि जो आपके पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका क्या होगा? उनको तो कमी पड़ जाएगी। तो ये था आपका वैक्सीन नेशनलिज्म। ठीक है। व्हेन ए कंट्री मैनेजेस टू सिक्योर डोजेज ऑफ वैक्सीन फॉर इट्स ओन सिटीजन और रेसिडेंट्स एंड प्रायोरिटाइजेज इट्स ओन डोमेस्टिक मार्केट्स बिफोर दे आर मेड अवेलेबल इन अदर कंट्रीज, इसी को वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल भी प्रचलित हुआ था कि जो वैक्सीन बनाने के रॉ मटेरियल्स थे ड्यूरिंग कोविड पीरियड, तो भारत तो रॉ मटेरियल्स के लिए विदेशों पर ही ज़्यादातर निर्भर करता है, जिसको एपीआईज कहते हैं। ठीक है। एपीआईज चाइना से इंपोर्ट करता है, यूएसए से इंपोर्ट करता है, तो यूएसए ने बैन कर दिया था रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को। ठीक है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? वैक्सीन नेशनलिज्म। तो वे फॉरवर्ड वही है कि ग्लोबल लेवल पर जब भी कोई क्राइसिस आती है तो सबसे पहले क्या होता है, अपने अपने हित देश पहले देखते हैं। तो अगर लेट से कि फिर से ऐसी स्थिति आ जाए तो होना क्या चाहिए कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना। ये जो आपकी डिपेंडेंस है इंडिया की चाइना के ऊपर, यूएसए के ऊपर फॉर द रॉ मटेरियल्स, तो जाहिर सी बात है इंडियन फार्मा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं सप्लाई साइड शॉक्स के कारण। एक होता है डिमांड साइड और एक होता है सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड में क्या है कि लेट से अगर डिमांड पूरी तरह से गिर गया तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर कंपनी को वैसे भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन सप्लाई साइड में क्या होता है कि जो सप्लाई आ रही है लेट से कि डिफरेंट कंट्री से, वही अगर रुक जाए तो फिर कंपनी तो कुछ बना ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो इससे मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो ये कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गई, है ना, वो बना ही नहीं पाएगा प्रोडक्शन जो क्वांटिटी की डिमांड में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि डिमांड क्राइसिस हो जाएगी, है ना, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा सर्ज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है। तो ये इश्यू निकल कर आती है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक R&D कैपेसिटी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करो, इनोवेशन बढ़ाओ। लेकिन आपको ही पता है ना, काफ़ी कम पैसा भारत खर्चा करता है R&D पर, काफ़ी कम। आई थिंक कि लेस देन 2% तो क्या है, एक बार वेरीफाई करना डाटा आप। ठीक है। तो वही बात है, इनोवेशन प्रमोट करना पड़ेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम सबको प्रमोट करना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स, जैसे FDI रूल्स लाया गया, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, तभी जाके बिग MNCs इंडिया में आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगी। तो ये बातें हो गई। तो कंक्लूजन वही है कि भारत को बैलेंस करने की ज़रूरत है देयर डोमेस्टिक नीड्स विद देयर डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स। तो यहाँ तक मैंने डिस्कस किया। नाउ वी मूव टू सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। ये भी कोविड काल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। ये सब कीवर्ड ध्यान रखना है आपको, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। ये जो आपका सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, सबसे पहले आप सप्लाई चेन समझो। सप्लाई चेन क्या होता है? लेट से कोई कंपनी ए है भारत में, ठीक है, अब उसको प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है। अब रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल्स कहीं से तो मंगवाएगा। हो सकता है वो दूसरे देश से मंगवाए, हो सकता है वो अपने ही देश से मंगवाए, किसी दूसरे लोकेशन पर वो रॉ मटेरियल हो, है ना। तो इस चीज़ में एक तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन है, तीसरी बात ये आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर आपका जो पेट्रोल डीजल सब खर्च हो रहे हैं। ठीक है। तो उन सब की मदद से वो कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए और फिर प्रोडक्ट प्रिपेयर किया। ठीक है। अब क्या है, प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लिया, अब उसको डेस्टिनेशन पर भेजने हैं, मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट को भेजने, क्योंकि वो तो अपने पास रखेगा नहीं, तो फिर वो सप्लाई करेगा दूसरे दूसरे जगह पर जहाँ जहाँ उसकी डिमांड है। तो उसके लिए भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना। तो सप्लाई चेन का मतलब वही हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए
एंड उसके फाइनल प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक जो भी आपके रॉ मटेरियल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर सब यूज होते हैं, तो उन सबको ब्रॉडर कैटेगरी में सप्लाई चेन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मेडिकल फील्ड में अगर हम बोले तो चाइना के ऊपर भारत एपीआईज के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, या फिर यूएस की ही बात कर लो। लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ था कि चाइना ने एपीआईज देने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो पहले अपने इंटरेस्ट देख रहा था। तब भारत एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज को लगा कि भाई साहब ये तो हद हो गई, कि जब सब कुछ ठीक था तो ये सब हमें सब कुछ सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई ग्लोबल सिचुएशन ख़राब हुई तो इन सब ने मुंह पलट लिया। ठीक है, यानी कि पीठ का रास्ता दिखा दिया, पीछे का रास्ता दिखा दिया। तो अब हमें सप्लाई चेन डाइवर्स करने की ज़रूरत होगी, यानी कि हम सिर्फ एक कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने सप्लाई चेन के लिए, हम अब डाइवर्स करेंगे। हो सकता है किसी नए देश के साथ हम रिलेशंस इस्टेब्लिश करें ताकि वहाँ से भी हम प्रोडक्ट्स मंगा सकें, रॉ मटेरियल्स मंगा सकें, है ना। तो ये पूरे जो कहानी है उस कहानी से ओरिजिन होता है आपका सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का। हालांकि ये पहली बार प्रपोज जापान के द्वारा किया गया था बहुत पहले, लेकिन कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो ये देख लो, सप्लाई चेन रेजिलियंस फर्स्ट प्रपोज बाय चाइना। तो इसमें क्या था कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते थे। तो इंट्रोडक्शन में वही है कि इट वाज प्रपोज बाय जापान अलॉन्ग विद इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ताकि सप्लाई रिस्क को मोर डाइवर्स किया जा सके, ताकि जो रिस्क एसोसिएटेड विद सप्लाई चेन वो ना हो। अगर कुछ देश सप्लाई चेन को रोक देते हैं, है ना, रॉ मटेरियल्स को आने से रोक देते हैं, तो इसलिए डाइवर्स करो, कुछ पर या फिर एक पर डिपेंडेंट मत रहो। तो सप्लाई चेन में क्या होगा, इट इज़ ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज रॉ मटेरियल, सब कुछ आ जाता है इसमें। इट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल एज वेल। ठीक है, तो न्यूज़ में क्या था, क्यों था, तो कंटेक्स्ट आपको पता ही है, सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो आजकल क्या होता है ना, इसको भी आप समझ लो, एक नया कीवर्ड है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन मतलब, जैसे इसको कंटेक्स्ट को समझो। वही मैंने आपको बताया था कि लेट्स से कि इंडिया किसी फूड प्रोडक्ट के लिए चाइना पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेट्स से जैसे हम मेजोरिटी ऑफ एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर जिस भी देश से हम ये इंपोर्ट करते हैं, अब वो बोले कि भाई साहब मैं तो नहीं देने वाला क्योंकि मेरे देश में ही सप्लाई शॉर्टेज हो गई, तो क्या होगा कि भारत के जो हाउस होल्ड्स हैं वो तो परेशानी में आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो आपके पुअर या फिर जो भी मिडिल क्लास पर्सन है, वो इन्फ्लेशन की मार झेलेंगे, जिसको आप कह सकते हो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, है ना। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, सिनेरियो ना आए, सप्लाई चेन डिसरप्शन ना हो, तो इसके लिए क्या होगा, सप्लाई चेन को हमें डाइवर्स करने की ज़रूरत होगी। और ये सब टेक्निक यूज किया जा सकता है चाइना के द्वारा या फिर अदर कंट्रीज। तो जब इस प्रकार से टेक्निक को यूज किया जाता है तो यूपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन कह सकते हो, है ना, कि सप्लाई चेन्स को ही आधार मानकर दूसरे देश में सप्लाई को वो रोक रहा है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस। अब यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस के कारण क्या होता है, अब जैसे देख लो कि जो प्रो यूएस कंट्रीज हैं, तो वो बोलेगा कि भाई साहब आप चाइना से
ट्रेड उतना मत करो, या फिर जो प्रो चाइनीज कंट्रीज हैं वो यूएस से उतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इंडेंजर्ड होगी, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी इंडेंजर होगा, along with to counter Chinese political influence on the Indo-Pacific region। ऑब्जेक्टिव क्या है सप्लाई चेन की? तो वही है, सप्लाई चेन को रीस्ट्रक्चर करो, यानी कि सिर्फ चाइनीज डिपेंडेंट नहीं बनाओ, डाइवर्सिफाई करो, along with to build on existing supply chain network, along with एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकता है। ऑल्सो mutually complementary transparent trade partnership between countries in the Indo-Pacific based on free and fair term। वे फॉरवर्ड वही है कि ऑपरेशनल रिस्क को भी चेक करना होगा, ठीक है, ताकि वॉलेटिलिटी ना आ जाए सप्लाई चेन में। तो उसके लिए रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी, मिटिगेशन सॉल्यूशन सब तैयार रहे, along with रिफॉर्मिंग इंडियाज परसीव्ड इमेज। इंडिया का जो इमेज है ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट का लगता है ना। जैसे आरसीपी का आपने सुना होगा, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया, और भी है ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे एग्रीमेंट है जो भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि भारत प्रोटेक्शनिस्ट को ज़्यादा तवज्जो देता है। लेकिन बात तो ये है कि भारत जो अपने नेशनल इंटरेस्ट उसको ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे आरसीपी को नहीं ज्वाइन करने का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न वो आज के हमारे जो फार्मर्स थे, है ना, उनको कहीं ना कहीं कम्पिटिटिवनेस एक्सेसिव वे में सामना करना पड़ सकता था। तो इसीलिए अलॉन्ग विथ और क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई बॉटलनेक्स, कोलैबोरेशन करिए फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सप्लाई चेन। ये सब बातें हैं, तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव टू जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप जियो पॉलिटिक्स समझिए कि जियो पॉलिटिक्स होता क्या है। तो जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि भाई साहब ग्लोबल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकेशन ऑफ ए कंट्री, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान की ही हम बात कर ले तो क्या है कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे देशों का प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला था, है ना। उसी प्रकार से जो आपका यूक्रेन को आप देख लो, अब यूक्रेन में बहुत सारे देश इनडायरेक्टली डायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर में इंगेज्ड है। तो सब क्या है, लोकेशन ऑफ यूक्रेन के कारण, है ना। तो जियो पॉलिटिक्स, उसी प्रकार से जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी आप समझो कि जिस प्रकार से पिछले 100 से 2 सालों में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, तो फिजिकल फियर ऑफ वॉर से ज़्यादा खतरनाक अब डिजिटल वॉर देखने को मिल रहा है ना। और जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है ना, ये सब धीरे धीरे डिजिटल एरेना में हमें देखने को मिल रही है। एंड दिस ऑल आर अफेक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल, ठीक है। अब जो भी पावरफुल कंट्रीज है, अब सबके बीच कंपटीशन चल रही है कि कौन पहले बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, कौन इसको मिलिट्री में यूज करेगा, है ना। 5G टेस्ट करने की दौर है, 6G टेस्ट करने की दौर है, ताकि ग्लोबल लेवल पर अपना इमेज बना सके कि हाँ हम टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी आगे हैं। जैसे यूएस अपनी हेजेमनी बना पाएगा कि भाई साहब टेक्नोलॉजी के मामले में हम ही आगे हैं। तो ये सब आपकी दौड़ चलती है। तो हाउ टेक्नोलॉजी कैन फोस्टर जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन। तो एक तो ये है कि जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन मतलब क्या हुआ कि एक देश दूसरे देश के बीच कॉपरेशन हो। तो जब जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन की हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफ़र होती है ना, तो उससे कॉपरेशन बढ़ेगा।
अब जैसे क्लाइमेट चेंज से ही निपटना है तो पता चला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डेवलप कंट्रीज करे ही नहीं फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज कैसे रिड्यूस कर पाएगा इमिशंस को। ठीक है, वो सब बातें। तो टेक्नोलॉजी कैन फोस्टर जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन, जैसे इकोनॉमिक लेवल पर बात करें तो कहा जाता है कि 5G कैन जनरेट $13 ट्रिलियन ऑफ रेवेन्यू इन ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू along with 22 मिलियन जॉब्स। उसके बाद जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो डाटा बेस्ड पॉलिसी बनाने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्लाइमेट चेंज की जो भी पॉलिसीज बन रही है ना, वो सब क्या है, डाटा ड्रिवन ही तो है कि जो भी डाटा है उसको गैदर किया गया और पता चला कि हाँ अगर इस प्रकार का ट्रेंड चलते रहा इमिशन का तो जल्द ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब चीज़ें होंगी, फ्लडिंग होगी, फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स इवेंट्स देखने को मिल सकती है। तो ये सब क्या थे, डाटा बेस्ड पॉलिसी। अदरवाइज अगर कोई डाटा ही हमारे पास नहीं होता इमिशन का, वार्मिंग का, तो फिर हम कोई कंसेंसस बना ही नहीं पाते। उसी प्रकार से स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबलाइजेशन, इट कैन हेल्प इन strengthening the globalization like free flow of goods, peoples and ideas along with fostering innovation and startups। बट कंसर्न्स वही है कि टेक्नोलॉजी को वेपनाइजेशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है ना। और साथ ही साथ बहुत सारे देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते नहीं है, जिसको आप टेक्नोलॉजी नेशनलाइजेशन भी कह सकते हो कि जब टेक्नोलॉजी बनाई गई लेकिन वो बस अपने ही इंटरेस्ट के लिए रखे हुए है, तो हो गया नेशनलाइजेशन। और वेपनाइजेशन मतलब जब वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज होने लगे, है ना। जैसे बड़े बड़े मिसाइल से ले लो आप, है ना। अब रोबोटिक्स वॉरफेयर, इस प्रकार के क्षेत्र में भी एक्सपेंशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ड्रोन्स आप ले सकते हो, ड्रोन्स का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपके बग्स हैं, डिजिटल वायरसेस हैं, वो सब क्या है, डिजिटल रिवोल्यूशन का बाई प्रोडक्ट है ना। उसी प्रकार से इट कैन प्रमोट जियो पॉलिटिकल राइवलरी। पता चला यूएस अपने दिखावे में कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूँ या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट बना सकता हूँ, चाइना अपने हौर में है, यूरोपियन यूनियन अपने दौर में है ना। तो ये सब बातें हैं। उसी प्रकार से रिट्रेटिंग ग्लोबलाइजेशन एंड राइज इन प्रोटेक्शनिज्म, तो ऐसा जब इंटरेस्ट डाइवर्ज करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन रिट्रीट करेगी। तो यहाँ पर वही हो रहा है, अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो फिर ग्लोबलाइजेशन प्रमोट नहीं हो सकेगी, प्रोटेक्शनिज्म ही प्रमोट होगा। उसके बाद नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड को आप समझ लो कि जो नॉर्थ है ना वो रिलेटिवली रिचर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो साउथ है ना, यानी कि साउथ ऑफ द अर्थ हेमिस्फेयर, यानी कि साउथ ऑफ द इक्वेटर कह लो आप, वो रिलेटिवली पुअर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड हमें देखने को मिल जाती है ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, जहाँ पर डेवलप कंट्रीज फंडिंग के लिए राजी नहीं होते हैं टू फंड द डेवलपिंग कंट्रीज और द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, अलॉन्ग विथ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मुद्दा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसएग्रीमेंट ऑन ओसाका ट्रैक। तो ओसाका ट्रैक में क्या था, ओसाका ट्रैक में ये था, ये जो आपका G7 G20 जो आपका ओसाका में हुई थी, वहाँ से ओसाका ट्रैक निकला था। ओसाका ट्रैक में ये बोला गया था कि वैसे फ्री फ्लो ऑफ डिजिटल डाटा हो। तो ये जो फ्री फ्लो ऑफ डिजिटल डाटा हो, ये डेवलप कंट्रीज इस पर सहमति जता रहे थे। जैसे आपके जापान ने ही इसे प्रपोज किया था कि जो भी डाटा एक्सचेंज होती है वन कंट्री टू अदर कंट्रीज, चाहे वो बिटवीन डेवलप्ड टू डेवलपिंग हो या फिर डेवलपिंग टू डेवलप्ड हो, जो भी है वो फ्री फ्लो है। लेकिन भारत ने इस पर सहमति नहीं जताई थी, कहा कि वैसा वैसे में तो हमारे ये प्राइवेसी का हनन हो जाएगी, ऐसे में तो हम खुली छूट दे रहे हैं कि कोई भी डाटा आप कहीं पर भी स्टोर करो, हमारे
प्राइवेसी वाले डाटा को भी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले डाटा को भी आप स्टोर करो, और भविष्य में अगर ऐसे हैकिंग हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज। तो इसलिए भारत ने ओसाका ट्रैक को साइन करने से मना कर दिया था। तो ये बातें हो गई। along with issue of national security and sovereignty and सर्वेलेंस कैपिटलिज्म भी हो सकता है। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का मतलब ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी बड़े बड़े टेक कंपनीज हैं, मोस्टली ये सब डेवलप कंट्रीज के ही कंपनीज हैं, है ना, जैसे यूएसएफ की ही बात कर लो, फेसबुक है, ये सब है। अब ये सब ह्यूज अमाउंट में डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फॉरेन सर्वर में स्टोर करते हैं। अब उस डाटा का किस प्रकार से ये रखते हैं, हु नोज, है ना, किसको शेयर करते हैं, हु नोज। हमें लगता है कि हाँ वो हमारे प्राइवेसी को ख्याल रखता है, लेकिन हु नोज कि वो हमारे प्राइवेसी को ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, है ना। दैट्स वाई बहुत बार फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आता है डाटा ब्रीच का, है ना। उसके बाद इश्यूज इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। तो भारत में इश्यू तो वही है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बहुत ही कम है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कहने का मतलब ये है कि रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बहुत ही कमी है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। फंडिंग भी बहुत कम है ना। मोस्टली जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट ही करती है, वो भी बहुत कम। प्राइवेट का तो उतना ज़्यादा रोल भी हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद पॉलिसी अनसर्टेनिटी अलॉन्ग विथ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी जो हमेशा इवॉल्विंग है, लेट्स से कि हमने आज कोई मिलिट्री प्रोडक्ट बनाया, अब चाइना ने उससे भी एडवांस मिलिट्री प्रोडक्ट बना दिया, तो हमें क्या होना, हमें फिर से रेनोवेट करना पड़ेगा इस मिलिट्री इक्विपमेंट को, ताकि हम समय के अनुसार बैलेंस कर सकें, ठीक है। दैट्स वाई आप देखो, इन सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव मॉडर्नाइज मैनी ऑफ आवर इक्विपमेंट्स बिकॉज इट वॉज नीड ऑफ आवर टाइम, ठीक है, इट इज़ ए नीड ऑफ आवर टाइम। वी हैव डेवलप्ड अग्नि, पृथ्वी, है ना। नाउ वी आर डेवलपिंग सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, है ना। along with now we are looking for स्पेस सर्वेलेंस, ताकि स्पेस से हमें कोई खतरा ना हो, है ना। तो ये बातें हो गई। along with चाइनीज इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे आप देखते हो, ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाला आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बहुत सारी कंपनी, चाइनीज कंपनीज भी इंडिया में डोमिनेट कर रही है। मोबाइल फ़ोन्स के मामले में भी आप देख लो, है ना, कितनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। या फिर फंडिंग के मामले में देख लो, तो ये भी एक इश्यू जनरेट कर सकता है। वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब पर्सनल प्रोटेक्शन डाटा बिल को जल्द से जल्द इनेक्ट किया जाए। ये तो आप अब रट ही लो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको मेंशन करना है। प्राइवेसी का मुद्दा है कि इसको चिपका देना है। उसके बाद ग्लोबल कोलेबोरेशन along with strengthening institutional capacity and then leveraging multilateral forums, यानी कि जो भी मल्टीलेटरल फोरम्स है वहाँ पर इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको मुख्यतः रखी जाए, एज वेल एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज के भी इंटरेस्ट है उसको भी रखी जाए, टू प्रिवेंट डाटा कॉलोनिज्म अटेम्प्ट्स बाय डेवलप कंट्रीज। डाटा कॉलोनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड। क्या है ये डाटा कॉलोनिज्म? मतलब डाटा पर अच्छा तोड़ के देखो, इसी प्रकार से यूपीएससी पूछ लेती है डाटा कॉलोनिज्म सब ऐसे इंडियन न्यूज क्या है ये, उसके बाद 4 ऑप्शन देती है। ये बातें हैं। तो वी हैव कम अक्रॉस दिस एंड, तो यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ गया भाई साहब? हाँ, टेक कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ये टेक कोल्ड वॉर तो आपने सुना ही होगा, है ना, कि जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ, उसके बाद से ही यूएसएसआर और यूएस के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपका मिलिट्री अटैक नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली दिखाने के लिए कि हम पावरफुल है ना, हमारा वर्चस्व बड़ा है,
तो जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी इन दो देशों के द्वारा, उस स्ट्रेटजी के फेस को कोल्ड वार कहते हैं, है ना। जैसे होता था ना कि टेक्नोलॉजी लेवल पर कौन आगे है, तो सैटेलाइट लॉन्च करने की कंपटीशन चल जाती थी, या फिर ग्रुपिंग्स बना ली जाती थी, है ना, प्रो यूएसएसआर या फिर प्रो यूएस, ये सब बातें। लेकिन ये अब क्या चल पा रहा है, टेक कोल्ड वॉर। तो टेक कोल्ड वॉर में आप समझो कि अब जो है, मतलब यूएसएसआर के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद तो ये कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था, लेकिन अब चाइना और यूएसए राइवलरी हो रहे हैं, बिकॉज आपको पता है यूएस अपनी ग्लोबल हेजेमनी को तो खोना नहीं चाहेगा, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना राइज हो रहा है, इसलिए चाइना और यूएस के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर कह सकते हो बिटवीन देम। अब कोल्ड वॉर टेक्नोलॉजी के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर मतलब क्या कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी यूएस बना सकता है वो हम भी बना सकते हैं, या फिर जो चाइनीज़ बना सकता है वो हम भी बना सकते हैं, है ना। ये सब बातें हैं। और चाइना की बहुत सारी जो कंपनी है वो यूएस में इन्वेस्ट करती है। तो एक रिसेंट कंटेक्स्ट भी न्यूज में आपने सुना होगा कि जो 5G इक्विपमेंट्स है उसकी टेस्टिंग को अलाउ नहीं किया गया था यूएस में, ठीक है। देख सकते हो जैसे हवाई या फिर जेटी, ये सब रॉ मटेरियल्स बनाते हैं फॉर द 5G। तो यूएस ने अलाउ नहीं किया था अपने देश में इसको, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। और यूके ने भी बैन कर दिया हवाई को फ्रॉम 5G रोल आउट। तो ये सब है। तो क्या दिखाता है, टेक कोल्ड वॉर बिटवीन देम। इम्पैक्ट क्या होगा, वही है, ग्रोइंग कंपटीशन। चाइना के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, तो चाइना के लिए इम्पैक्ट यही होगा कि जो 5G नेटवर्क के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाइना या चाइनीज कंपनी यूएस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। तो अगर यूएस रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ स्पेशलिस्ट चिप्स शॉर्टेज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए कोशिश करेगा कि टेक्नोलॉजी चाइना के पास ना पहुँचे, ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का डोमिनेंस ना हो, है ना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में वो इन्वेस्ट करे रैदर कि कोई चाइनीज इन्वेस्ट करे यूएस में, ठीक है। तो ये सब यूएस करने का प्रयास कर रहा है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो वही है, इंडिया नीड्स टू इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब भारत को वही है कि भाई साहब सबसे बढ़िया तरीका तो ये आत्मनिर्भर, तो इंसेंटिवाइज करो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, पब्लिक फंडिंग इंक्रीज करो इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ताकि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के क्षेत्र में बन सके, ठीक है। अब ये क्या है, डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट, यही है आपका डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट। ये कंसेप्ट आपका ओसाका ट्रैक से निकल कर आया था। ओसाका ट्रैक जो है ना, वो आपका G20 समिट जब जापान में हुई थी, तो फिर ये आपका ओसाका ट्रैक निकल कर आया था। इसमें सिंपल सी बात यही है कि फ्री फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द कंट्रीज हो, ये बात रखी गई थी। बस आपको यही ध्यान रखना है। भारत ने इसका अपोज किया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों किया था मैंने तो आपको बता ही दिया है। अब है आपका इंडियाज ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। अब इंडिया का अंटार्कटिका को लेकर तो पॉलिसी आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, है ना। आर्कटिक के लिए भी पॉलिसी भारत बना रहा है। अब ये जो आर्कटिक पॉलिसी वो क्यों बना रहा है, बिकॉज जैसे आपको पता है कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, तो आर्कटिक मेल्ट कर रहा है। और आर्कटिक इज यूज अबाउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो भी है। तो भारत का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत भी एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है, तो भारत का भी इंटरेस्ट है कि आर्कटिक से सटे जो भी देश है ना, उनके साथ कोलेबोरेशन और कॉपरेशन, और खासकर रशिया,
ताकि भारत भी अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके। ठीक है, और सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर ही नहीं, साथ ही साथ साइंटिफिक लेवल पर भी, क्योंकि आर्कटिक पर जो साइंटिस्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्ट जताते हैं, क्योंकि वहाँ से क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी गहन जानकारी मिल सकती है। वाई दे आर हैपनिंग, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, ये सब। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडिया और आर्कटिक के रिलेशन की बात करें तो देख लो, 1920 में शॉवर्ल्ड ट्रीटी भारत ने साइन की थी पेरिस में। उसके बाद 2007 में फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन भारत ने आर्कटिक में किया था। 2007 में अंटार्कटिक में फर्स्ट आपका जो साइंटिफिक स्टेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद 2008 में आप देख लो रिसर्च बेस हिमाद्री, ये ध्यान रखना है, हिमाद्री इज द रिसर्च बेस जो कि आपका शॉवर्ल्ड नॉर्वे में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2014, 2016 में एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी सेटअप किया गया शेवेल्ड में ही। तो ये शेवेल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कहाँ है, नॉर्वे आर्कटिक रीजन में। तो इस पॉलिसी के 5 पिलर्स थे। एक तो साइंस एंड रिसर्च प्रमोट करो, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कॉपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटजिक। तो जियो इकोनॉमिक वही रिसर्च, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट रिसर्च, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। जियो स्ट्रेटजिक में मैरीटाइम कॉपरेशन विद रशिया। ठीक है, और ये जो आर्कटिक मेल्ट होगा इसमें रशिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाली है, क्योंकि एक तो ये कि रशिया को पूरा एसेसिबिलिटी मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। बिकॉज अभी क्या होता है कि आर्कटिक मोस्टली फ्रीज है, तो उसके जो शिप्स है वो आर्कटिक से क्रॉस ही नहीं कर पाते, है ना। तो डिस्पाइट कि इतना बड़ा लैंड है और इतनी सारे रिसोर्सेस, वो अपने रिसोर्सेस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो अगर ये मेल्ट होगा रशिया का जो भी आपका आर्कटिक कोस्ट लाइन है, तो वो उसके लिए पोर्ट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में काफ़ी मदद करेगा, है ना। इसलिए वो आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करता है टू ब्रेक द आइस इन द आर्कटिक। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग इंडिया रशिया रिलेशनशिप, कंटेनिंग चाइना, बिकॉज चाइना ने भी अपना पोलर सिल्क रोड का कंसेप्ट लॉन्च किया था, तो भारत भी पीछे क्यों हटेगा भाई। फिर आर्कटिक पॉलिटिक्स, तो आर्कटिक पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय मोस्टली जो आर्कटिक काउंसिल है। बिकॉज आर्कटिक काउंसिल में क्या है कि वो देश आते हैं जो आर्कटिक सर्कल जो आपका 66.5 डिग्री है उससे क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन आ जाते हैं, 8 कंट्रीज आ जाते हैं। यूएसए, आप बोलोगे यूएसए कहाँ है भाई साहब, आर्कटिक सर्कल से कट करता है, तो अलास्का है ना यूएसए का। उसके बाद रशिया है, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, तो ये सब कंट्रीज आते हैं। डेनमार्क है, अब बोलोगे डेनमार्क कहाँ से आ गया, तो बेसिकली जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क की ही टेरिटरी है, तो वो भी आ जाते हैं, है ना। कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया एंड यूएसए ये है। एंड 3 अदर आर्कटिक नेशन एंड सब जिसको आप कहते हैं फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड। आइसलैंड, हाँ। तो ये है, और भारत ने आर्कटिक में अपना फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन 2007 में लॉन्च किया था एंड सेटअप ए रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इन द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस शोएबल नॉर्वे। ठीक है, तो इंडिया को पीछे नहीं हटना है, आर्कटिक में भी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी अपनानी है। अब है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में वही बात है कि भाई साहब एक ही सूर्य है, एक ही विश्व है, तो एक ग्रिड से सबको कनेक्ट कर दो। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जैसे इंडिया में देखते हो तो जो आपके पावर जनरेट होते हैं थर्मल पावर प्लांट से, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रिड के माध्यम से। ग्रिड मतलब आप देखते हो कि जब भी आप कोई खाली फील्ड में विजिट करते हो तो बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं पावर लाइंस के, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेशन पॉइंट टू द
सप्लाई स्टेशन पहुंचती है और फिर वो पूरे देश में बिजली पहुंचाती है ना। तो ये है आपका ग्रिड कनेक्टिविटी। लेकिन ये जो वंस एंड वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके वेरियस कंट्रीज हैं, है ना, अब सूर्य की रोशनी तो लगभग सारे देशों में आती है, खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्यों ना इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और उसको ग्लोबल लेवल पर ग्रिड से कनेक्ट कर दे, ताकि एक कोऑर्डिनेशन हो जाए सारे एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एट द ग्लोबल लेवल। तो लेट्स से कि इस देश ने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस किया, वो ट्रांसमिशन लाइन पर होगा विद द अदर कंट्रीज, फिर वो ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कमी होगी वहाँ पर पहुँच जाएगी, जहाँ पर सरप्लस होगा वहाँ से निकल कर। तो ये गोल था वंस एंड वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, है ना। तो ये प्रपोज इंडिया के ही द्वारा किया गया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। एंड 2018 में जो आपका COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 या फिर पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस उस समय प्रपोज की। ठीक है। इट विल कनेक्ट 140 कंट्रीज थ्रू ए कॉमन ग्रिड दैट विल बी यूज टू ट्रांसफर द सोलर पावर। ठीक है। और जो थीम है वंस एंड वर्ल्ड वर्ल्ड वन अर्थ का, वो है दैट सन नेवर सेट्स। बेनिफिट क्या होगा, वही है मीटिंग इन इंडिया का जो इंटेंशनली इंटरनेशनल इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसको फुलफिल करने में मदद करेगा। उसके बाद अल्टरनेटिव टू OBR वन बेल्ट वन रोड, हालांकि ये तो थोड़ा डाइवर्जन पॉइंट हो जाता है। इश्यूज की बात करें तो डिपेंडेंसी ऑन चाइना, वायबिलिटी, वल्नरेबिलिटी। उसके बाद कंक्लूजन वही है, इट नॉट ओनली प्रोवाइड सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड्स लीडरशिप अपॉर्चुनिटी टू इंडिया, कि भारत जो है लीड करेगा इस प्रकार के प्रोजेक्ट में। ये वैसे भी क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत लीड करता ही है। क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म सब हो गया, इन सब के मामले में भारत ग्लोबल लेवल पर अपना पूरा वॉइस उठाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब है रिलीजन एंड कल्चर एज ए टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन एंड कल्चर एज ए टूल ऑफ सॉफ्ट पावर, तो सॉफ्ट पावर होती क्या है, एक होता है हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब ये हुआ कि हम लड़ाई झगड़े या फिर डोमिनेंस दिखाकर, है ना, किसी दूसरे देश को प्रभावित करे, है ना, ये हो गया आपका हार्ड पावर। जैसे आपका 20th सेंचुरी में देखने को मिलता था, है ना, युद्ध करके कब्जा कर लो, है ना, कॉलोनी बना लो, तो ये सब हार्ड पावर होती थी। इंडिया ने हमेशा से सॉफ्ट पावर को प्रमोट किया है। सॉफ्ट पावर मतलब क्या, कि लव, रिलीजियस बॉन्डिंग या फिर कल्चरल बॉन्डिंग, पीपल टू पीपल कंटेक्ट, है ना, हिस्टोरिकल कॉमननेस, इन सब को आधार मानकर कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस को इस्टेब्लिश करें। जैसे देख लो इंडिया और भूटान का रिलेशन या फिर इंडिया और नेपाल का रिलेशन, तो सब सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सॉफ्ट पावर मतलब क्या है, अट्रैक्शन रेदर देन कोएशन। ठीक है। क्या पिलर होगा आपका सॉफ्ट पावर का, तो कल्चर, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, ये सब पिलर होते हैं। उसके बाद कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चर डिप्लोमेसी वही है कि कल्चर, कॉमन कल्चर को ग्राउंड मानकर देश के बीच रिलेशंस को प्रमोट करना। जैसे बुद्धिज़्म को ही ले लो, है ना, तो बुद्धिज़्म कल्चर आपका इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, जापान गया, है ना, नेपाल में भी या फिर आपका तिब्बत में भी। तो ये है, तो कल्चरल डिप्लोमेसी हो गया। पब्लिक डिप्लोमेसी में वही है कि गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिकेट करती है विद एक्सटर्नल ऑडियंसेस, की वो उनके विचार को पॉजिटिवली इंडिया के फेवर में इन्फ्लुएंस किया जा सके। जैसे आप देख लो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लेट से कि वो किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं, तो कभी उन अगर सेमिनार वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर जो
लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। उसी प्रकार से ये पीपल टू पीपल कंटेक्ट प्रमोट करता है। और पीएम मोदी ने 5 इम्पोर्टेंट पिलर्स भी बताए हैं इंडिया के सॉफ्ट पावर की। एक तो सम्मान, डिग्निटी, संवाद, डायलॉग, समृद्धि, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, सुरक्षा, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी एंड संस्कृति एवं सभ्यता यानी कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन लिंक। तो इंडिया के लिए कल्चर जो है एज ए टूल है सॉफ्ट पावर का, देश के बीच रिलेशंस को प्रमोट करने का। वी हैव द सिविलाइजेशनल वैल्यू लाइक वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हम लोग वर्ल्ड को एक फैमिली मानते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल्स है वो मोर और लेस treated as a family, and achieving political goals, preventing conflict and promoting peace. Religious tourism, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, जिसमें हम नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड अदर स्टेट सबको कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बुद्धा के कल्चरल सिग्निफिकेंस अटैच है। अलॉन्ग विथ रिलीजन एज ए टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। डायस्पोरा की बात कर लो, है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल द प्ले इन द इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इंडियन डायस्पोरा दूसरे देश के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर दूसरे देश की इकोनॉमी में, ग्रोथ में, सब में मदद कर रहे हैं, तो ये सब रोल है। ठीक है। अलॉन्ग विद स्प्रिट ऑफ योगा, आयुर्वेदा। गवर्नमेंट का इफर्ट क्या है? तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है ना, जो कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करता है। उसके बाद प्रोजेक्ट मौसम है, अलॉन्ग विथ इंडियन डायस्पोरा है। लगभग आपका 2 करोड़ इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड ओवर में है, अलॉन्ग विथ बुद्धिस्ट सर्किट एंड मिडिल ईस्ट, है ना। अब जैसे देख लो, मिडिल ईस्ट में हम अच्छे से रिलेशंस बना पाते हैं। ठीक है। जैसे इंडिया की ही बात कर ले, इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट शिया मुस्लिम पॉपुलेशन आफ्टर ईरान। ये सब बातें हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ तक ख़त्म किया। वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज वी विल मूव टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, तो जिसमें सार्क, एससीओ ये सब पढ़ पाओगे। ठीक है। ब्रिक्स ये सब है, ब्रिक्स क्यों फेल हो रहा है, ये सब है। उसके बाद सार्क है, सार्क की रेलेवेंसी पर भी चर्चा होगी। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इन द कमिंग लेक्चर सीरीज। तो होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर सीरीज। इफ सच, प्लीज डू लाइक द सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।